इस वीडियो में एमकॉम सेम 4 का टैक्सेशन देखेंगे। अभी टैक्सेशन में दो चीज़ है हमारे पास। पहली तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड करना है, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड करना है, और दूसरा कि जो टैक्स है वो कैसे कंप्यूट करते हैं। 1 बाय 1 आगे जाएंगे। सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। जब इंडिया में टैक्सेशन की बात होती है तो सबसे पहले जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना होता है। और हमारे केस में हमने बीकॉम सेमेस्टर 3 में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पढ़ा था कि 182 डेज़ और मोर। अभी भी लास्ट सेमेस्टर में तुम्हारे प्रीवियस सेमेस्टर में आया हुआ था। इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में हम जो है वो पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो हमें यहाँ पर कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है। अब अगर याद हो थोड़ा बहुत, आई होप कि याद होगा, जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात करते थे तो वहाँ पर 3 स्टेटस हमें मिला करते थे। कौन से 3 स्टेटस? आर रेसिडेंट, ओ आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एन आर नॉन रेसिडेंट। बट ये किसकी बात हो रही है? ये रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात हो रही है। हमें अभी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज की बात करनी है। कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटस होते हैं। कितने होते हैं? 2 स्टेटस। कौन से? पहला होता है आर रेसिडेंट और दूसरा होता है सिंपल नॉन रेसिडेंट। अब कब आर होगा और कब एन आर होगा, नॉन रेसिडेंट होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। तो उसमें लिखा हुआ है ऑन फुलफिलमेंट ऑफ एनी वन पॉइंट टू बी नोटेड, कि भाई एनी वन चाहिए, एनी वन फॉलोइंग कंडीशन अ कंपनी सेड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। सो सबसे पहली कंडीशन क्या है? इट इज़ एन इंडियन कंपनी। इट इज़ एन इंडियन कंपनी। और दूसरी, अगर वो फुलफिल ना हो तो दूसरी क्या है? ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल में, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इंडिया। इसको हम प्यार से पोयम भी बुलाते हैं। पोयम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। चलिए, अब मीन्स या तो वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, फॉरेन कंपनी नहीं। इंडियन कंपनी क्या है? इंडियन कंपनी की डेफिनेशन ऊपर ही दी हुई है, मैं दिखाता हूँ। ये रहा इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी means a company formed and registered under the Companies Act 1956 या तो 2013, दोनों में से कोई भी। तो इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब ये समझ पड़ती है, या तो वो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होनी चाहिए, या तो उसका जो पोयम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो होली, पार्शियली नहीं, पूरा का पूरा इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। फटाफट एक इलस्ट्रेशन देखेंगे।
इलस्ट्रेशन नंबर 1, Bharat Limited is an Indian company. Business is done in Mumbai and New York. The entire control and management of Bharat Limited is situated outside India. 75% of total income of the कंपनी इज ब्ला 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 ब्ला, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इनकम कहाँ से आई, जनरेट क्या हुई, कोई लेना देना नहीं। हमको सिर्फ 2 चीज़ देखनी है। पहली चीज़, क्या वो इंडियन कंपनी है? हाँ, अगर है तो पहले ही वो रेसिडेंट हो गई। अगर नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, क्या उसका जो पोयम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो इंडिया में है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है और दूसरी नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर any1 लिखा था, मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर फुलफिल हो गई तो वो क्या हो जाएगी, वो कंपनी रेसिडेंट हो जाएगी। तो आंसर देख लो फटाफट। आंसर में इट इज़ ए इंडियन कंपनी तो बोले यस, प्रीवियस ईयर सिचुएटेड होली इंडिया तो बोले नो। उसने जो है आंसर क्या लाया, हियर वन कंडीशन ऑफ रेसिडेंट इज मेड बाय द कंपनी, हैंस रेसिडेंट इट इज रेसिडेंट इन इंडिया इवन इफ एंटायरली कंट्रोल्ड आउटसाइड। मतलब वो इंडियन कंपनी है, इसका सीधा साधा मतलब है कि वो रेसिडेंट है। चलो आगे देखें, ये एक समझने वाली बात है कि रेसिडेंशियल स्टेटस हम फाइंड क्यों करते हैं। पहली बात तो ये कि हमको क्या ज़रूरत पड़ी कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करेंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा इसीलिए फाइंड किया जाता है कि उस कंपनी ने जो इनकम अर्न की है, इनकम कमाई है, उस पर टैक्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो हमको डिटरमाइन करना होता है। इसीलिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस लेते हैं या फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 2 चीज़ है। सबसे पहला इंडियन इनकम, जो इनकम इंडिया में कमाई हो, तो वो रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, दोनों के लिए टैक्सेबल है। ठीक है, इंडियन इनकम रेसिडेंट हो कंपनी के नॉन रेसिडेंट हो, वो दोनों के लिए टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम जो बाहर से कमाई गई है, जो रेसिडेंट होगा उसको तो टैक्सेबल है, लेकिन जो रेसिडेंट नहीं होगा उसको टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो रेसिडेंट भी नहीं है। और दूसरी बात कि वो जो इनकम है वो आउटसाइड कहीं कमाई हुई है। बराबर। अच्छा, अब ये जो प्रोविजंस है एक बार पढ़ जाना, मैं इतना इसमें नहीं जाता। ATGA और ये सब डोनेशन के रिलेटेड है। हाँ, ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, कॉरपोरेट टैक्स रेट। अब कॉरपोरेट टैक्स रेट के लिए एक बहुत ही आसान सा मैं नोट्स आपको अभी बना के दे देता हूँ। कॉरपोरेट टैक्स रेट, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हाल फिलहाल में ये कॉरपोरेट टैक्स रेट जो है वो चेंज हो गए हैं। नाउ हमने देखा था कि हमारे पास 2 कंपनीज़ है। कौन सी 2 कंपनी है? एक है इंडियन कंपनी और एक है फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। अब जो इंडियन कंपनी है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है कि हमको उसका चेक करना है क्या, टर्नओवर। क्या चेक करना है? टर्नओवर। टर्नओवर अगर लेस देन 250 करोड़ है, 250 करोड़ है, तो उसका जो टैक्स रेट लगेगा उसे वो लगेगा 25%। कितना लगेगा? 25%। और अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको जो टैक्स रेट लगने वाला है वो लगेगा 30%। ठीक है। अब
जो फॉरेन कंपनीज है, जो फॉरेन कंपनी है, उसके लिए कुछ नहीं, सीधा साधा आओ और 40% पे कर कर चुपचाप चले जाओ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है नहीं है, वो सब मैंने बता दिया है। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि है सर का चार्ज, मीन्स सरचार्ज। अब सरचार्ज भी मैं समझा दूँ पहले तो होता क्या है, फिर उसका भी ऐसा ही एक अच्छा सा चार्ट बना के दे दूँगा। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। आप में से कई स्टूडेंट ऐसा समझते होंगे कि हमारे इंडिया में डबल टैक्सेशन नहीं है, मीन्स टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है। इसका ये एक्सेप्शन है, मीन्स टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है और वो यही है। इसका अगर हम मीनिंग लिखना चाहें तो हम मीनिंग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, टैक्सिंग द सुपर रिच, मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, सुपर रिच हैं, उनको टैक्स लगाना। ठीक है, टैक्सिंग द सुपर रिच। चलिए अब इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। ये पहली बात तो दोनों को लगता है, मीन्स इंडिविजुअल को भी लगता है और कंपनी को भी लगता है। इंडिविजुअल आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मैं बता दूंगा। लेकिन पहले हम सिलेबस में जो है वो पढ़ लेते हैं। सिलेबस में है कि कंपनीज़ को सरचार्ज कब लगता है। तो कंपनीज़ को सरचार्ज कब लगेगा, तो कंपनीज़ दो तरह की होती है। पहला जो कंपनी का टाइप है वो है इंडियन कंपनी, और दूसरा जो कंपनी का टाइप है वो है फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। अच्छा, इंडियन कंपनी का टैक्स रेट कितना होता है, यहाँ पर हमने देखा था 25%, 30%, जनरली 30% ही होता है। तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि इसका टैक्स रेट है 30%। और फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट कितना होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, 40%। अब हमें यहाँ पर चेक करना है, चेक नेट टैक्सेबल इनकम। ये नेट टैक्सेबल इनकम क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर बाद। नेट टैक्सेबल इनकम, अगर ये नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम, क्या कहा, 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 7%। कितना लगेगा, 7%। और अगर ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है ये मोर देन 10 करोड़ है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, तब आपको टैक्स रेट लगेगा, सॉरी सरचार्ज का रेट लगेगा 12%। इजी।
अगर इंडियन कंपनी है तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम चेक करनी है हमारे, कि वो 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12%। अगर फॉरेन कंपनी है तो क्या? तो अगर फॉरेन कंपनी है तो चेक तो वही करना है, नेट टैक्सेबल इनकम। यहाँ पर क्राइटेरिया भी वही है कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा या 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक इनकम है, जो सर चार्ज लगने वाला है वो है सिर्फ और सिर्फ 2%। ना दूसरा, अगर ये मोर देन 10 करोड़ है, 10 करोड़ है तो क्या? तो तब हम लेंगे 5%। अब अगर इस चार्ट को पूरा नोट करो तो पता चलेगा कि इंडियन कंपनी को सरचार्ज ज़्यादा लगता है एज़ कंपेयर टू फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को मैक्सिमम सरचार्ज 5% लग रहा है और इंडियन कंपनी को मिनिमम सरचार्ज 7% लग रहा है। लेकिन हाँ, इंडियन कंपनी हो कि फॉरेन कंपनी हो, अगर उसकी नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से कम है तो उसे टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंडिविजुअल की, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल की, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपको इनकम टैक्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख तक कुछ नहीं, लेकिन 50 लाख 1 रुपया है, तो उसे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, उसे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। कितना % होगा? तो अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो 10%, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, अबव 1 करोड़ है तो 15%। ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमें जो ये 7% है, 12% है, 2% और 5% जो परसेंटेज दिए वो किसके लेने हैं? तो वो याद रखना वो इनकम टैक्स के लेने हैं। किसके लेने हैं? इनकम टैक्स के लेने हैं परसेंटेज। मतलब तो ये सरचार्ज भी हो गया, तो हमने 2 चीज़ पढ़ी, कॉरपोरेट टैक्स और सरचार्ज। अब इसके रिलेटेड हम एक सम कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया भी आ जाएगा। चलो एक सम किया जाए, खुद का सम बनाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ सरचार्ज। इंडियन कंपनी, और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉरेन कंपनी। 2 इंडियन कंपनी के एग्जांपल लेते हैं, 2 फॉरेन कंपनी के एग्जांपल लेते हैं। इन्फोसिस इंडियन कंपनी है, और सेकंड एग्जांपल TCS, अगर नाम सुना हो तो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फॉरेन कंपनी 2 ले तो एक है सोनी जो जापान में है, और एक है सैमसंग। ठीक है, 2 कंपनीज। अब मैं इन सब की डायरेक्ट बात करूं, नेट टैक्सेबल इनकम की,
तो नेट टैक्सेबल इनकी है इनकम पहले वाले की 2 करोड़, ठीक है, दूसरे वाले की 15 करोड़, फॉरेन में पहले वाले की है 4 करोड़ और दूसरे वाले की है 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़, 20 लाख करोड़ नहीं, 20 करोड़। चल, टैक्स रेट कितना कितना एप्लीकेबल होगा पहले तो ये देखेंगे। टैक्स रेट बोलो तो पहले की इसमें %30, ये भी इंडियन कंपनी है, कितना 30%। फॉरेन कंपनी है 40% और 40%। ठीक, तो उसके हिसाब से टैक्स कितना आ जाएगा इनका, तो इनका टैक्स आएगा यहाँ पर लिखते हैं हम इनकम टैक्स, $2 करोड़ का 30%, कहाँ गया, $2 करोड़ का 30% आएगा 60 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 लाख। यहाँ पर आएगा 4 करोड़ 50 लाख। $4,50,00,000। यहाँ पर आएगा 4 करोड़ का 40%, 1 करोड़ 60 लाख। और यहाँ पर आएगा 20 करोड़ का 40%, सीधा सीधा 8 करोड़। ठीक है, अब इस पे सरचार्ज कितना कितना लगेगा, तो हम NTI देखकर, नेट टैक्सेबल इनकम देखकर सरचार्ज का टैक्स रेट लगाएंगे। तो सरचार्ज का टैक्स रेट कितना लगेगा, यहाँ पर 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, इंडियन कंपनी है, कितना 5% कि 7%, इंडियन कंपनी है इसलिए कितना लगेगा 7%। अच्छा, इंडियन कंपनी है मोर देन 10 करोड़ 12%, फॉरेन कंपनी है 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम
कितना लगेगा 2%, और मोर देन 10 करोड़ 5%। तो सब इसमें एक में ही कंसेप्ट में सब सारे के सारे आ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखने जाएं तो इसका सरचार्ज कितना बनता है, तो सरचार्ज बनेगा वो तो परसेंटेज था, सरचार्ज इनकम टैक्स के ऊपर लिया जाता है। मीन्स अगर मैं बोलूँ तो ये जो अमाउंट है इस पर हम ये परसेंटेज लेंगे, तो 60 लाख के 7% आएगा 4,20,000। इसका 12% 54 लाख। इसका 2% आएगा 3,20,000, और इसका 5% आएगा 40 लाख। ठीक, अब टैक्स गिनना भी बता देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे। कौन सी दोनों अमाउंट को, इनकम टैक्स और इसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे, जो अमाउंट आएगी उसको हम बोलेंगे अमाउंट। उसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ही बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमाउंट, दोनों को ऐड करेंगे हम, तो हमको जो वैल्यूज़ मिलेगी वो पहले की आएगी 64,20,000, इसकी आएगी 5 करोड़ 4 लाख, इसकी आएगी 1 करोड़ 63 लाख, $20,000, और लास्ट वाले की आएगी टोटल करके अमाउंट 8 करोड़ 40 लाख। अब इस अमाउंट पर हमको लगाना है सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये कितना लगता है, ये हर किसी के केस में लगता है 4%। 4% ऑफ व्हाट, 4% ऑफ अमाउंट, इसके ऊपर वाला है, इस पर। तो 64,20,000 का 4% कैलकुलेट करके आप इसको ऐड कर देना, इसमें ही इसको ऐड कर दोगे तो आपको ये वाली अमाउंट्स मिल जाएगी। ठीक है।